Friends, my name is डॉक्टर संदीप दीवान. आई एम अ क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रांत सोलंकी जो कि क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हैं. हेड ऑफ क्रिटिकल केयर है सोलंकी हॉस्पिटल अलवर के और उसी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं. गुड इवनिंग डॉक्टर विक्रांत, हाउ आर यू? Good evening, sir. Thank you. Thank you for getting me here, and thank you. It's an honor always to have a place next to you and have a chat with you. It's always I'm more wiser after talking to you. Thank you so much, sir. द प्लेजर इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स. तो आज फ्रेंड्स हम जिस खास टॉपिक पे बात करेंगे वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मेरा अपना पर्सनल मानना है. डॉक्टर विक्रांत सोलंकी उस टाइप के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा देखते हैं. तो डॉक्टर विक्रांत, जो मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा और जो कम्युनिटी में लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअल में आपने देखा है कि जैसे ही मॉनसून आता है आपके पास स्नेक बाइट्स के काफ़ी केसेस नज़र में आने लगते होंगे. तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, खासकर आपकी बेल्ट में स्नेक बाइट के जो पॉइजन है, किस टाइप की पॉइजन आते हैं और आम आदमी किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकता है और किस तरह से हॉस्पिटल पहुंचने से पहले कुछ एक्शंस ले सकता है जब तक कि वो अपने क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट या डॉक्टर तक नहीं पहुंचते, उससे पहले वो क्या कर सकते हैं? Thank you so much, sir. It's a very, very, very vast topic, an interesting topic, and people need to be educated because it's not a routinely, it's not an epidemic, it's never a big disease, but sporadic होता है. It requires high mortality है अगर attack नहीं किया जाए ढंग से तो. सर यूजुअली हमारे एरिया में दो तीन तरह के स्नेक्स प्रेवलेंट हैं. स्नेक बाइट्स जो हैं वो बेसिकली कोबरा, अपना कॉमन क्रेट जो आता है, और वाइपर. ये तीनों जो हैं ये बड़े कॉमनली फाउंड हैं यहाँ पे. एंड पेशेंट को ये जो नुकसान करते हैं, जो स्नेक बाइट है वो बेसिकली नुकसान करता है, वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, मसल का पैरालिसिस करता है. दूसरा एक हिमोलिटिक होता है, खून को बहुत पतला कर देता है. और इसका वेरिड प्रेजेंटेशन है. समटाइम्स पेशेंट सिर्फ शाम को सोया है और सुबह उठा ही नहीं है, एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या हुआ. तो दिस इज अ क्लासिकल साइन. इट्स कॉल्ड प्रोग्रेसिव पैरालिसिस होता है, प्रोग्रेसिव वीकनेस होती है. उसमें पेशेंट को आंख खोलने में भी प्रॉब्लम होता है, उसकी स्मूथ मसल्स में भी प्रॉब्लम होता है, उसका आवाज चेंज होने लगता है. देयर इज अ प्रोग्रेसिव वीकनेस इन द बॉडी. अब इसमें सबसे पहले दो केसेस हैं जहां हम देख सके हैं कि वहां पे हमारा स्नेक बाइट हो गया है. कई बार ये तो अननोन रहता है, कई बार नॉकटर्नल रहते हैं जो मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स होते हैं. तो काफ़ी कुछ है जो नाइट में होता है जिसका नहीं पता, लेकिन जिसका पता है उसमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, मैं आई विल ट्राई एंड पुट इन माय पॉइंट्स. फर्स्टली तो अगर आप स्नेक ने आपको बाइट कर लिया है तो उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको मारने की ज़रूरत नहीं है. द पेशेंट शुड स्टैंड, उसको इमोबिलाइज करना चाहिए, बिकॉज़ जितना मूवमेंट होगा वो गश ऑफ वेनम जो है वो सर्कुलेशन में जल्दी फैलेगा, अब्ज़ॉर्प्शन जल्दी होगा, तो हमें मिनिमाइज़ करना है. दूसरी गलतफ़हमी लोगों को होती है कि वुंड जहाँ पे अगर उनको दिखा है कहाँ काटा है, तो वहाँ पे वो लोकल किसी चीज़ से जो कि अनस्टेरिलाइज़्ड है, वहाँ से कभी कट करने की कोशिश करते हैं, या उसपे बहुत ज़्यादा टूर्निकेट बाँध देते हैं. तो टूर्निकेट बाँधने से क्या होता है, सर, ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाती है और लिम्ब में ब्लड फ्लो नहीं होने के कारण वो इस्चीमिया की तरफ चला जाता है, गैंग्रीनस हो जाता है कभी. और जैसे ही टूर्निकेट खोलेंगे, जो गश ऑफ ब्लड होता है, तो एब्ज़ॉर्प्शन इज़ फास्टर. तो बेस्ट है कि उसको हल्का-सा इम्मोबिलाइज़ कर दें, जैसे ट्रीट करें जैसे फ्रैक्चर हो गया हो. एक लकड़ी का फट्टा लें और 2 कपड़े से या किसी से भी बाँध दें, ताकि जो भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो उस पे लेके आएँ जिसमें पेशेंट को लीस्ट मूवमेंट हो. अगर मोटरसाइकिल पे लेके आ रहे हैं जो पेरिफेरी में है, तो मेक श्योर एक पर्सन उसके पीछे भी बैठे, क्योंकि पेशेंट को अगर प्रोग्रेसिव पैरालिसिस है, वो कब गिर जाए, इट कैन इंड्यूस अनदर इंजरी. दूसरा, जब पेशेंट वहाँ पहुँच जाए तो हमारे पास अच्छा अभी ट्रीटमेंट अगर टाइमली आ जाए, 6 घंटे में यूजुअली इसका प्रेजेंटेशन आने लग जाता है सर. अगर टाइमली पेशेंट पहुँच जाए और उसको एंटी स्नेक वेनम ऑप्टिमम डोज़ में लग जाए और बाकी वुंड केयर वगैरह हो जाए, तो पेशेंट का सर्वाइवल बहुत अच्छा है इसमें. तो आई हैव हार्डली सीन एनी डेथ्स इन अ स्नेक बाइट प्रेजेंटिंग इन टाइम. ये स्नेक बाइट्स आप किस एज ग्रुप में कॉमन देखते हैं? बच्चों में भी क्या ये होता है या सिर्फ एडल्ट्स में ही आपको ज़्यादा देखने को मिलता है अपने आईसीयू में? सर, अडल्ट्स में यूजुअली ज़्यादा है बिकॉज़ दे आर गोइंग टू द फार्म्स एंड वर्किंग, दे आर मोर आउटडोर्स. बट जो नॉकटर्नल है, जो पॉइजनस स्नेक होता है, स्पेशली जो आपके वाइपर्स वगैरह होते हैं, सो देयर आर नॉकटर्नल बाइट्स दैट कैन हैपन टू एनीबॉडी. बट यूजुअली बड़ों में ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन में ज़्यादा देखा गया है. जो फार्म वर्कर्स हैं या जो आउटफील्ड्स में काम करते हैं,
जैसे आपने मेंशन किया मानसून में जब बारिश होती है इनके ये होल्स वगैरह भर जाते हैं, दे आर आउट इन द ओपन. So I think it's more in the adult population. सो एक कोई परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स ऐसा भी है जिनको वेंटिलेटर्स की या इतना मसल पैरालिसिस हो जाता है कि उनको वेंटिलेटर्स की भी जरूरत पड़ती है, या काफी हद तक पेशेंट्स बिना लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ठीक होके चले जाते हैं? सर 90% से ज़्यादा पेशेंट्स को मसल पैरालिसिस, क्योंकि लेट प्रेजेंटेशन है हमारे यहाँ कम्युनिटी में, पीपल टेंड टू फॉलो लोकल रेमेडी, लोकल हेल्प के लिए ढूंढते हैं, तो प्रेजेंटेशन काफ़ी लेट हो जाता है. एंड 90-95% पेशेंट उसमें दे नीड टू सिक्योर द एयरवे बिकॉज मसल्स पूरी पैरालाइज्ड है. पेशेंट को एक्टोसिस हो जाता है, मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ फॉर अ कॉमन पीपल की आंखें उठाने में भी दिक्कत होती है. जैसे पेशेंट हाईली ड्रंक हो, कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि इज हाईली इंटॉक्सिकेटेड, बट इट इज नॉट, इट इज द मसल पैरालिसिस. तो रेस्पिरेटरी मसल्स भी अरेस्ट हो जाती है. इन दैट केस वी नीड टू सिक्योर द एयरवे, एंड वेंटिलेटर पे जाने के बाद वंस द एंटी स्टेगमेंटम स्टार्ट्स वर्किंग, ऐसे पेशेंट यूजुअली 48 आवर्स 72 आवर्स में एक्सट्यूबेट होके एंड यूजुअली वॉक. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू डॉक्टर विक्रांत। दूसरा एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके यहाँ मुझे लगता है रेलेवेंट होगा, वो होगा पॉइजनिंग्स। यू आर इन एन एरिया, क्या आपके यहाँ भी पॉइजनिंग के पेशेंट्स काफी आते हैं, और किस टाइप की पॉइजन्स आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं? So they abhi, due to the increase of this herbicides and pesticides in the farming and everything, तो इंसिडेंस थोड़ा बढ़ गया है. सेल्फ इंजेक्शन वाला भी है, होमिसाइडल भी है. लेकिन सर आई वुड लाइक यू टू गाइड द वर्ल्ड रिगार्डिंग, बिकॉज यू मच सीनियर एंड यू डेल्ट विद राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड. रोहतक साइड से आपने कितने सारे, यू मस्ट हैव डेल्ट विद ऑल दिस. बट द मोस्ट वरीसम हियर इज कि सर एक तो सेल्फोज, आई वुड लाइक सर आप थोड़ा गाइड करें. सेल्फोज पॉइजनिंग वेरी लीथल. इसमें आपने मुझे जो क्वेश्चन किया उसका मैं दो ही बात करूंगा सर. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टॉक्सिन सब्सटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स वी हैड अ केस हियर, जिन्होंने लोग, कॉमन लोग हर चीज को एल्ड्रिन के नाम से बोलते हैं, बट एक फिजिशियन अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए स्मेल की वजह से, पेशेंट वाज एक्चुअली हैड टेकन पैराक्विट. तो वी ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू आइडेंटिफाई क्या लिया है. पैराक्विट इज सच अ टॉक्सिक पॉइजन, 24-48 आवर्स में लंग फाइब्रोसिस कर देता है और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. सो इफ वी कम टू नो व्हाट इज द सब्सटेंस, सेल्फोज का क्लासिकल प्रेजेंटेशन होता है सर, नोबडी नोज इट बेटर देन यू, यू हैव सेव्ड सो मेनी लाइफ. एंड आई थिंक फोर्टिस हॉस्पिटल में काफी हाई रेट है पॉइजनिंग सर्वाइवल का सर, एज पर माय नॉलेज. यस। सर what you think should be the primary objective? पेशेंट ने अगर ले लिया है, somebody comes to know कि भाई इन्होंने ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस ले लिया which is harmful, how should the nearby and people, how should they react, and what should be the first aid given to the patient and before coming to the hospital? देखिए डॉक्टर विक्रांत, जहाँ तक जनरल पॉइजन मैनेजमेंट का है, आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है बता पाना कि क्या पॉइजन लिया है, जब तक कि वो अपने साथ में वो डब्बा या शीशी या पिल्स लेकर नहीं आते। हमारे यहाँ जो दो मोस्ट टॉक्सिक पॉइजन है वो है पैराक्विट और सल्फोस, जिसके बारे में आपने बात की। जनरल पब्लिक के लिए बड़ा मुश्किल है ये बता पाना कि उनके पेशेंट ने कौन सा पॉइजन लिया है जब तक कि वो डब्बा या पिल लेकर नहीं आते। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी वो हॉस्पिटल आए, किसी भी झोला छाप डॉक्टर या किसी भी ऐसी जगह ना रुके जहाँ पे क्रिटिकल केयर या आईसीयू की सुविधा ना हो। आने के बाद जल्दी से जल्दी हम कोशिश करते हैं कि नाक से एक ट्यूब डाल के उनका इलाज कर दिया जाए, जिससे कि जो भी दवाई पेट में गई है वो पेट से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब ना हो। ये सबसे पहले स्टेप है। अब हर कुछ टॉक्सिन्स या पॉइजन को अलग अलग तरीके से दवा को पेट से निकाला जा सकता है, जिसकी कम्युनिटी में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एज एन एक्सपर्ट हम लोग, डॉक्टर विक्रांत, आप जानते हैं कि किस तरह से पेट से दवा को निकालना है। कमिंग टू स्पेसिफिक क्वेश्चन, पैराक्विट और सल्फाज, क्योंकि ये दोनों ऐसी दवाइयां हैं जिनमें मोर्टेलिटी बहुत हाई होती थी। और आपने कहा मैं रोहतक से हूँ, यस, हम जब अपनी एमडी कर रहे होते थे तो रोज 3 या 4 सल्फाज आते थे और सुबह तक उनकी डेथ हो जाती थी। आज की डेट में सल्फाज में है कि अगर 8 घंटे के अंदर हम उनको
एक्मो नाम की मशीन पे डाल दें 8 से 10 घंटे में, क्योंकि सल्फाज क्या है वो हार्ट को इफेक्ट करता है और इसलिए ज़्यादातर मरीज 24 घंटे में एक्सपायर हो जाते हैं। एक्मो करके एक मशीन आती है जिसको ईसीएमओ बोलते हैं। अगर हम 8 से 10 घंटे के अंदर, और पेशेंट ने अगर कितना भी अमाउंट सल्फाज खाया हो, तो उस मशीन को अगर हम डाल दें 8-10 घंटे पे, तो वो हार्ट को सपोर्ट करती है और 80% सल्फाज के मरीजों को हम आजकल बचा पाते हैं, क्योंकि 5-6 दिन में हार्ट रिकवर हो जाता है, दवा का असर चला जाता है। आज से कुछ साल पहले इसी तरह का मरीजों में 90% डेथ हो जाती थी। तो यस, एक्मो ने सल्फाज के मरीजों के लिए काफ़ी एक अच्छा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना है। जहाँ तक पैराक्वाइट है, कुछ डेटा आ रहा है, हालांकि पैराक्वाइट भी बहुत जानलेवा पॉइजन है। कुछ डेटा आया है कि अगर हम 4 घंटे के अंदर उनको चारकोल हीमोपरफ्यूजन कर दें, अगर हीमोपरफ्यूजन नहीं कर सकते तो डायलिसिस भी कर दें, तो ब्लड में पैराक्वाइट का लेवल 50% तक कम हो जाता है। और 20 घंटे के अंदर अगर हम दूसरा डायलिसिस कर दें तो ये नंबर और कम हो जाता है। तो हालांकि ये छोटा आर्टिकल है, 50-60 मरीजों की सीरीज है, इसमें ये नहीं बता पाएंगे कि ये मोर्टेलिटी बेनिफिट करता है या नहीं, लेकिन ये पक्का है कि यही एक तरीका आने वाला टाइम में होगा कि हम पैराक्वाइट के मरीज को 4 घंटे के अंदर जल्दी से जल्दी डायलाइज कर दें और अगले 20 घंटे में दूसरा डायलिसिस भी कर दें। तो एक चांस पैराक्वाइट के मरीजों को दिया जा सकता है। जैसे कि आपने बोला, ज्यादातर में दूसरे दिन तक लंग्स खराब हो जाते हैं। तो कुछ पेशेंट्स में हमने ये टेक्निक अपनाई है और कुछ में हमें सक्सेस मिली भी है। तो ये दो पॉइजनिंग्स हैं जो कि मेरा ख्याल है आपके यहाँ भी पैराक्वाइट बहुत आता है, तो और आपके यहाँ डायलिसिस की सुविधा भी है, तो ये एक ऐसी चीज है जो कि आप अपने यहाँ अगर करें तो पैराक्वाइट के मरीजों को आप काफी मदद कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि 70 से 75% डेटा आज भी जो पॉइजन आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस आते हैं सर, तो उसके बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि वो भी आपके पास मुझे लगता है काफी मात्रा में मरीज आते रहे होंगे। सर ऑर्गेनोफॉस्फोरस में जितना जल्दी पेशेंट आ जाए उसके सर्वाइवल रेट के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं। बिकॉज ये इसमें दो चीजें मैंने करी है, दिस इज माय स्टेटमेंट आई फॉर्म। क्वांटिटी एंड टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव टेकन अ कॉन्सेंट्रेटेड वन and you have taken it, somebody has ingested it directly and he presents late to the hospital, mortality उसके chances are high. But somebody जो कि फील्ड में स्प्रे करने गए, थ्रू स्किन अब्जॉर्प्शन हुआ, कई बार कंटामिनेशन ऑफ फूड से हो गया, ये हो गया, लेकिन उस केस में मोर्टेलिटी बहुत कम है। एंड पेशेंट अगर राइट टाइमली आ जाए, आइडेंटिफाई हो जाए, बिकॉज ये तो टेस्ट से भी वेरीफाई हो जाता है सर, और उस केस में भी पेशेंट एक पैरालिटिक मतलब एक प्रोग्रेसिव वीकनेस के साथ ही प्रेजेंट करेगा। तो इसमें ऐसी कोई भी इमरजेंसी हो, उसके लिए मैं बोलूँगा इसका सबसे बढ़िया तरीका है प्रिवेंशन। इफ पीपल आर यूजिंग सच सब्सटेंसेस, दे शुड वेयर द राइट गियर फॉर इट एंड दे शुड बी इनफ मैसेज इन द सोसाइटी, इनफ नॉलेज, कुछ किसी तरीके से मैसेज पहुंचाया जाए कि जब आप इनसे डील करें तो इनके क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर ये लोग समझने लग जाए, दुनिया समझने लग जाए, तो प्रॉब्ली प्रेजेंटेशन जल्दी होगा हॉस्पिटल में एंड दैट विल सेव लॉट मेनी लाइव्स। नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो अगर मैं आपको एक लास्ट सवाल पूछूं डॉक्टर विक्रांत, की कम्युनिटी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो लोग भी ये फेसबुक लाइव का ये प्रोग्राम देखेंगे, कि पॉइजनिंग और स्नेक बाइट दोनों के बारे में एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आप कम्युनिटी में लोगों को बताना चाहिए। सर सबसे पहला स्नेक बाइट के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि अगर आपने स्नेक बाइट हुआ है, अगर आपने उसको एविडेंस देखा है, वो पॉइजनस है नॉन पॉइजनस है, उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। पहले पेशेंट को सबसे पहले नियर बाय हेल्थ सेंटर पे जो भी फैसिलिटी है वहाँ ले जाना है। लोकल रेमेडीज ट्राई नहीं करनी है। एएसपी से मोर्टेलिटी बहुत अच्छा है, पेशेंट बिल्कुल सर्वाइव कर जाता है। इवन इफ इट इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक है, उसमें ऑब्जर्वेशन फॉर 24 आवर्स जरूरी है। कई बार आइडेंटिफिकेशन में गलती हो जाती है। एंड लोकल वुंड नेक्रोसिस भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर तो एविडेंटली देखा गया है, और या
फील्ड वर्कर हैं, किसी को भी सोसाइटी में ऐसा लगे कि वो सोया और उठा नहीं, तो स्नेक बाइट का सस्पिशन एक बार आना चाहिए. Secondly, regarding the poisoning, sir, I would request here on whatever platform we are that Selfos should be banned like acid, or it should be certified. It should be difficult to get. Young people in age, it is not जितना वो harm कर रहा है उससे ज़्यादा वो बचा कुछ नहीं रहा है. मतलब in my word, there are many better ways now to save our crops and everything. It is not. It is very easily available and किसी भी fit of range में बच्चे जो भी है lead any household any life lost is sir it's a precious life. तो मैं चाहूँगा कि जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं ये इजीली अवेलेबल ना हो ओवर द काउंटर, जिनकी की मोर्टेलिटी काफ़ी हाई हो, और अगर इंसिडेंटली किसी का एक्सपोजर इससे हो जाता है एक्सीडेंटली या intentionally, that patient should be brought to the nearby facility immediately because all these things can be taken care of as you said. पैराक्विट जिसका कोई इलाज नहीं था, बट एंड पहले सेल्फोस का भी नहीं था इन योर रेजिडेंसी टाइम. नाउ things have evolved and 80% to 85% you are saying patients have survived. So I think getting to the hospital and nearby facility should be the prior exercise. Thank you. No, it was very, very, very beautifully summarized by you, Dr. Vikrant. So I thank you very much for your expert opinion. Or friends, we will come back again. Thank you, Dr. Vikrant. Thank you so much, sir, and thank you again. I'm going wiser after talking to you. Thank Thank you you. so much, Thank sir. you. Bye. And be my Take care. Thank you, Okay, sir. ji.